अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चैप्टर 3 एग्जेम्पशंस का चैप्टर जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पीछे भी हमने एक जो है वो पेंशन का टॉपिक पढ़ा था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज का जो टॉपिक है वो भी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। मतलब आज जो मेन टॉपिक है वो हमारा जो है वो ग्रेजुटी फंड के ऊपर है। इसके साथ एक छोटी सी एग्जेम्पशन भी साथ साथ जो है वो स्टडी करते जाएंगे ताकि जो है वो ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। चलते जी हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो है अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी और कम्प्यूटेशन ऑफ पेंशन। अच्छा, ये जो बेसिकली ये अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड है या अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड स्कीम है, इसकी एग्जेम्पशंस के ऊपर और इसकी एग्जेम्पशन के जो क्राइटेरियाज हैं उनके ऊपर आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इफ एन अमाउंट इज रिसीव एज ग्रेजुटी और commutation of pension by an employee on his retirement or by his hires on the death of employee। अच्छा, ये by his hires means कि जो उसके dependents हैं। The exemption is provided according to the following rules। इसमें वो ये कहता है कि कोई भी किसी भी किस्म की amount of gratuity जो कि शख्स आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव करता है या इन केस के अगर ड्यूरिंग रिटायरमेंट उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट है वो उस अमाउंट को रिसीव करते हैं तो उनको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी अंडर द फॉलोइंग दीज 4। कौन कौन सी हैं? अच्छा, इन 4 के साथ भी जो है वो ये कंटिन्यूस टॉपिक है, उसको जो है वो थोड़ा सा मतलब लेंथी टॉपिक है, उसको जो है वो हम रीड आउट करते रहेंगे। सबसे पहली बात वो ये कहता है कि नंबर ए में इफ the amount is received from the government, local authority, a statutory body or corporation, all amount is exempt from tax। नंबर 1, अगर कोई शख्स ये अमाउंट रिसीव करता है किसी भी गवर्नमेंट से, अब वो गवर्नमेंट फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, या वो ये अमाउंट रिसीव करता है किसी लोकल अथॉरिटी से लाइक वापडा, ठीक है जी, लाइक नेशनल बैंक, PSO, या किसी स्टैच्यूटरी बॉडी से जो लाइक कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड, पब्लिक कंपनी जो है वो है, ठीक है, वहां से रिसीव करता है, या किसी भी बॉडी या कॉर्पोरेशन से रिसीव करता है तो उसके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ये अमाउंट जो है वो कंप्लीटली फुली एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज नहीं होगा। नंबर 2, इफ द अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम द ग्रेजुटी फंड अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अगेन द होल अमाउंट इज नॉन टैक्सेबल। इसमें वो कहता है सेकंड पॉइंट में भी कि अगर कोई अमाउंट ऑफ फंड ग्रेजुटी फंड जो कि अप्रूव बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उसके ऊपर भी कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। अब ये जो ग्रेजुटी फंड है, अच्छा ये जो पॉइंट है ये बेसिकली डील करता है प्राइवेट सेक्टर को। अब प्राइवेट सेक्टर वाले भी ग्रेजुटी फंड बनाते हैं, ठीक है। अब वो प्राइवेट सेक्टर जिसने ये ग्रेजुटी फंड मेंटेन किया उसने इसको रजिस्टर्ड करवाया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इसको अप्रूवल दी है तो उस सूरत में ये अमाउंट टोटली फुली एग्जेम्प्ट होगी, इस पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो नंबर 1 मैंने बात की कि अगर कोई जो है वो आपकी गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉर्पोरेशन है, उसकी अमाउंट भी एग्जेम्प्ट है। नंबर 2 कि अगर जो है वो ग्रेजुटी अप्रूव बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उसको भी टोटल एग्जेम्पशन है। नंबर 3, if the amount is received from an organization which gives the facility of gratuity to all its employee, an amount up to 3 lakh is exempt from tax। अब नंबर 3 वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी अमाउंट जो कि मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि ये अमाउंट रिसीव कर रहा है और वो उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन ये फैसिलिटी अपने तमाम वर्कर्स को, चाहे वो मैनेजरियल पोस्ट के हैं चाहे वो आम वर्कर है, वो सबको ये जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो उस सूरत में ये जो ग्रेजुटी की अमाउंट है अगर ये 3 लाख तक होगी तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर ये 3 लाख से एक्सीड करेगी तो उस सूरत में ये एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, ये जो बी और सी पॉइंट है इस पर मैं फर्दर जो है वो बात करूंगा, पहले हम डी पॉइंट पढ़ लें। In case the amount is being received from an organization where ABC above does not employ, 50% of amount received or 75,000 whichever is less will be exempt। अगर कोई शख्स जो है वो अमाउंट रिसीव करता है ऐसी सूरत में कि ये जो ऊपर वाले तीनों केसेस हैं उस पर अप्लाई नहीं होते, या इसको इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं कोई अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड में से कोई शख्स जो है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव करता है, तो उस सूरत में जो अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी है उसका 50% लेंगे और उस 50% को इस 75,000 के साथ कंपेयर करेंगे
तो जो सी रकम छोटी होगी वो 50% या ये 75,000 उसको जो है वो अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी में से माइनस करेंगे और बाकी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसका मतलब एग्जेम्पशन है 50% और 50% या 75,000 दोनों में से जो लेसर अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट है। मींस एग्जेम्प्ट होने का मतलब क्या है कि वो अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी में से वो माइनस हो जाएगा और बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अब जो है वो फर्दर आगे जाने से पहले मैं जरा ये बी और सी पॉइंट पर बात दोबारा इसलिए करना चाह रहा हूं कि देखें जो बी पॉइंट है इसमें वो बेसिकली कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूवल देता है और ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो अप्रूवल जो देता है ये ग्रेजुटी अप टू 2 लाख तक होती है, ठीक है। अब ये जो सी पॉइंट है ये बेसिकली जो अप्रूवल है ये अप्रूव करता है बोर्ड, और बोर्ड जो है वो अप्रूवल करता है जो अमाउंट 2 लाख या इससे ज्यादा की हो। तो जो बोर्ड अप्रूव करेगा उसमें 3 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट है, और जो कमिश्नर जो है वो अप्रूव करेगा वो टोटली एग्जेम्प्ट है, क्योंकि उसमें वैसे ही अमाउंट 2 लाख तक जो है वो इससे बड़ी अमाउंट को वो अप्रूव ही नहीं कर सकता। ठीक होगी बात ये। तो जो कमिश्नर है वो टोटली एग्जेम्प्ट है, और कमिश्नर जो है वो चूंकि अमाउंट अप्रूव करता है 2 लाख तक की, और जो 2 लाख से ऊपर रकम है उसको अप्रूव करता है बोर्ड, तो उस सूरत में 3 लाख तक एग्जेम्पशन है और ऊपर वाली रकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब आ जाए जी, इन द फॉलोइंग केसेस द अमाउंट विल बी फुली टैक्सेबल। अब वो कहता है कि जी ग्रेजुटी अगर इन 4 सूरतों में मिलेगी तो वो अमाउंट जो है वो टोटली टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, वो कौन कौन सी? अमाउंट रिसीव आउटसाइड पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, अमाउंट रिसीव बाय अ डायरेक्टर फ्रॉम हिज कंपनी इफ द डायरेक्टर इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, मैं इनको पहले रीड कर लूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 3 वो कहता है अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय हु इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, non-resident person, amount of gratuity received by an employee who has already received gratuity from the same or any other employee। अब वो ये कहता है कि इन 4 केसेस में ये जो ग्रेजुटी ये जो है वो फुली टैक्सेबल है। पहली कि अगर ग्रेजुटी आउटसाइड पाकिस्तान जो है वो पे की जाए, मतलब हम जो है वो किसी फॉरनर एम्प्लॉय को जो है वो पे कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये फुली टैक्सेबल है, उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। नंबर 2 वो उसने कहा था कि अगर कोई डायरेक्टर ऑफ कंपनी जो है वो डायरेक्टर कंपनी का जो है वो ये अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है, और वो जो डायरेक्टर वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं था, मतलब स्लीपिंग डायरेक्टर था, जैसे जो है वो हमने पढ़ा हुआ ना स्लीपिंग पार्टनर, तो इस तरह स्लीपिंग डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो जो अमाउंट रिसीव करेंगे ग्रेजुटी की तो उसके ऊपर भी जो है वो फुली टैक्स चार्ज किया जाएगा। और नंबर 3 उसने कहा था कि कोई भी ग्रेजुटी अगर हम नॉन रेजिडेंट पर्सन को पे करेंगे जो पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है, तो उस सूरत में भी ये अमाउंट जो है वो टोटली टैक्सेबल होगी, उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। और नंबर 4 कोई भी अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी जो है वो कोई शख्स रिसीव कर रहा है और वो 2 ग्रेजुटीज रिसीव कर रहा है, या तो सेम एम्प्लॉयर से या डिफरेंट एम्प्लॉयर से, तो उस सूरत में जो है वो उसकी जो है वो हायर ग्रेजुटी जो है वो एग्जेम्प्ट होगी और लोअर जो है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था ग्रेजुटी का पॉइंट। आई होप कि ये सारा जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आज के लेक्चर में हम स्टडी करें वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ पेंशन फंड इन मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान। एन अमाउंट रिसीव एज मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम एन इनकम प्लान इन्वेस्टेड out of the accumulated balance of an individual pension account is exempt from tax. It is necessary, however, that the accumulated balance is invested for a period of 10 years. इसमें वो ये कहते हैं कि अगर जो है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है मतलब इन्वेस्ट जो पेंशन का उसको किसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से वो मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में जो है वो पेंशन रिसीव कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो उसके ऊपर जो है वो एग्जेम्पशन होगी अगर वो फंड्स ऐसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किए गए कि जहां पर जो है वो इन्वेस्टमेंट का टेन्योर पीरियड जो है वो मिनिमम 10 ईयर्स तक होगा, तो इस सूरत में ये एग्जेम्पशन जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो अवेलेबल होगी। देखिए जो है वो इसका जो है वो समझने का जो है वो आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर जो है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो फंड्स है वो किसी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से जो मंथली उनको जो है वो रेंट रिसीव होता है उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उस जो है वो मंथली रेंट में से या मंथली जो उनको इनकम होती है वहां से जो है वो पर मंथ जो है वो पेंशन पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में, तो उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी जो है वो पेंशन स्कीम के ऊपर भी जो है वो टोटली एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी अगर वो जो है वो मिनिमम 10 ईयर्स के लिए जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था आज का जो है वो पॉइंट। आई होप कि ये दोनों जो है वो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर फर्दर आपकी रहनुमाई करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।